फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा इंस्ट्रक्शन है आपके लिए। बेस्ट टेक्स्ट बुक और टेस्ट सीरीज फॉर एसएससी जेईई और गेट के लिए मैंने डिस्क्रिप्शन में नीचे लिंक डाला हुआ है। थैंक यू सो मच। और चलिए अब हम लोग अपना वीडियो कंटिन्यू करते हैं। इस वीडियो में हम लोग जो बात करने वाले हैं वो हमारा स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशंस को लेके बात करेंगे, जिसको हम लोग SFEE भी बोलते हैं। और इसके अलावा इसका एप्लीकेशन कहाँ कहाँ पर होता है, जैसे हम लोग बॉयलर, टरबाइन, कंप्रेसर, थ्रॉटलिंग वाल्व और आपका कंप्रेसर के अलावा जो टरबाइंस हो गए, नोजल हो गया, डिफ्यूजर हो गया, ये सब चीजों में इसको किस तरीके से हमको यूज करना है उस बारे में भी देखना है। अक्सर देखिए लोग डिवाइस को लेके ज्यादा कंफ्यूजन होते हैं कि हमको किस तरीके से यूटिलाइज करना है, वो सब हम लोग देखने वाले हैं। तो इसमें सबसे पहले आपको एक चीज क्लियर कर दूं कि ये जो हमारा स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन है, नाम ही है स्टडी फ्लो, मतलब ये आपका केवल और केवल ओपन सिस्टम के लिए अलाउ करेगा। ओपन सिस्टम मतलब जिसमें आपका मास का भी इंटरेक्शन होगा और एनर्जी का भी इंटरेक्शन होगा, तो ये केवल आपका ओपन सिस्टम के लिए एप्लीकेबल है। क्लोज सिस्टम के लिए ये चीजें आपकी एप्लीकेबल नहीं होंगी। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन। बट उससे पहले एक बार हमें स्टडी फ्लो को समझना बहुत जरूरी है। तो हमारा पहले ये समझते हैं कि हमारा स्टडी फ्लो होता क्या चीज है। अगर मैं प्रॉपर आपसे अगर बात करूं स्टडी फ्लो को लेके, तो स्टडी फ्लो मतलब क्या होता है? स्टडी फ्लो मतलब सीधा सीधा आप ये बोल सकते हो क्या, प्रॉपर्टी डज नॉट चेंज विथ रेस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है, प्रॉपर्टी डज नॉट चेंज विथ रेस्पेक्ट टू टाइम। इसका क्या मतलब है कि टाइम के साथ आपकी प्रॉपर्टी चेंज नहीं होनी चाहिए। अब ये प्रॉपर्टी का मतलब हम लोग क्या समझते हैं? प्रॉपर्टी का मतलब सीधा सीधा है प्रेशर, टेम्परेचर, वॉल्यूम, डेंसिटी, विस्कोसिटी, ये सब आपकी प्रॉपर्टीज है। ये सब आपका टाइम के रेस्पेक्ट में चेंज ना हो। एग्जांपल के लिए अगर हम लोग बात करें तो मैं कुछ एग्जांपल्स ले रहा हूं, क्योंकि जब तक आप स्टडी फ्लो को नहीं समझेंगे ये चीजें क्लियर नहीं होगी। और इस चीज को डिफाइन करने के लिए सबसे पहले आपको स्टडी फ्लो को डिफाइन करना पड़ेगा। तो प्रॉपर्टी डज नॉट चेंज विथ रेस्पेक्ट टू टाइम एट एनी गिवन सेक्शन। ठीक है, मतलब किसी भी पर्टिकुलर सेक्शन में अगर बात किया जाए तो वहां पर इसका आपको मतलब अभी समझ में आ जाएगा। सपोज मान लीजिए एक मेरे पास कोई पैसेज है और ये पैसेज आपका कुछ इस तरीके से फ्लो हो रहा है। इसमें इसका मान लीजिए मैंने 3 सेक्शन लिया हुआ है और t इक्वल टू आप समथिंग कोई भी आप टाइम ले लीजिए, मान लीजिए आपने 1 सेकंड पे लिया हुआ है। तो और मैं इस पे वेलोसिटी की अगर मैं बात करूं और मान लीजिए कि यहाँ पर वेलोसिटी सपोज 5 मीटर पर सेकेंड है, यहाँ पर 6 है और यहाँ पर 8 है। ठीक है, और t इक्वल टू अगर मैं 5 सेकंड में, मतलब क्या है कि 1 2 3 4 5 सेकंड तक गया, तो अगेन यहाँ पर वेलोसिटी 5 है, ये 6 है, ये 8 है। तो इस टाइप की जो आपको फ्लो मिलेगा दैट इज कॉल्ड स्टडी फ्लो। अब आप आइए डेफिनेशन पे, प्रॉपर्टीज। दिस इज द प्रॉपर्टी डज नॉट चेंज विथ रेस्पेक्ट टू टाइम। टाइम के साथ आपका चेंज नहीं हुआ एट एनी गिवन सेक्शन, मतलब ये पर्टिकुलर सेक्शन में चेंज नहीं हो रहा है। हालांकि सेक्शन टू सेक्शन चेंज होगा, लेकिन जिस सेक्शन में जो प्रॉपर्टी है वो प्रॉपर्टी आपकी चेंज नहीं होगी। क्लियर है? मतलब ये सेक्शन टू सेक्शन अगर आप देखेंगे तो इस सेक्शन से इस सेक्शन, इस सेक्शन से इस सेक्शन, ये आपके इस तरीके से चेंज हो रहे हैं। लेकिन जिस पर्टिकुलर सेक्शन पे अगर मैं बात करूं तो उस पर्टिकुलर सेक्शन में आपकी चीजें चेंज नहीं होगी। तो इस चीज को ध्यान रखिएगा। और ये जो हमारा फ्लो है, इस टाइप का जो फ्लो है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? स्टडी फ्लो बोला जाता है। क्लियर है यहाँ तक? तो अभी आपको स्टडी फ्लो की कहानी क्लियर हुई। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं कि स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशंस को लेके। तो स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशंस को अगर हम लोग बात करें तो इसमें हमारा कुछ एजम्पशंस लिया जाता है कि हमारा क्या क्या एजम्पशन लिया जाएगा स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशंस के लिए। तो सबसे पहले हम लोग एजम्पशन की तरफ मूव करते हैं। और देखिए हम लोग एजम्पशन में पहला वही जो आपका डेफिनेशन है वही हमारा एजम्पशन में फर्स्ट पॉइंट आ जाता है। क्या एजम्पशन में अगर फर्स्ट बात करेंगे तो क्या, प्रॉपर्टी डज नॉट चेंज विथ रेस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है, प्रॉपर्टी डज नॉट चेंज विथ रेस्पेक्ट टू टाइम। ये आपको क्लियर है? विथ रेस्पेक्ट टू टाइम। और नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें तो विथ रेस्पेक्ट टू टाइम। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें तो क्या है, जितनी इसमें एनर्जी आपके एंटरिंग पे है, मतलब एनर्जी एट एंटरिंग इज इक्वल टू, ये आपको क्या मिलेगा? एनर्जी एट एग्जिट पे। मतलब जितनी आपकी एनर्जी इंटर करेगी उतनी ही एनर्जी आपको क्या करेगी? एग्जिट करेगी। ठीक है, अब चलिए हम लोग एक बार समझते हैं। तो सबसे पहले एक डायग्राम बनाते हैं जहां से हमें चीजें क्लियर हो। ये बताइए कि मैंने ये कंटेनर बनाया हुआ है, ये ओपन सिस्टम है कि क्लोज सिस्टम है?
ये जो अभी मैंने बनाया हुआ है दिस इज द ओपन सिस्टम और क्लोज सिस्टम। डेफिनेटली क्लोज सिस्टम है, क्यों? क्योंकि क्लोज सिस्टम में केवल आपकी एनर्जी का ट्रांसफर होता है, मास का ट्रांसफर नहीं होता है। मास मतलब कोई भी आपका मॉलिक्यूल अंदर बाहर नहीं जा रहा है। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, स्टडी फ्लो करना है। तो स्टडी फ्लो के लिए आपका डेफिनेटली मास भी आपका अंदर बाहर की तरफ मूव करेगा। तो इस केस में मान लीजिए कि यहाँ पर जो फ्लूइड इंटर किया वो एंट्रेंस आपका पोर्शन 1 था और ये आपका पोर्शन 2 हो गया। तो ये आपका इंट्रेंस वाला पोर्शन 2 है और एग्जिट वाला पोर्शन क्या है, इंट्रेंस वाला पोर्शन 1 है और एग्जिट वाला पोर्शन 2 है। अब देखिए यहाँ पर क्या होगा कि ये जो हमको कंडीशन मिल रहे हैं, मान लीजिए कि इनिशियल प्रेशर आपका P1 हो गया, टेम्परेचर आपका T1 हो गया, वॉल्यूम V1 हो गया, डेंसिटी आपकी V1 हो गई। अब सुनिए, ये जो आपका वॉल्यूम V1 में ले लेता हूं और देखिए वेलोसिटी को हम लोग रिप्रेजेंट कर देते हैं किससे, C से, ठीक है। और जो हाइट है वो हाइट को हम लोग क्या ले लेते हैं, Z1। H नहीं ले रहा हूं क्योंकि H जो है आपको कहीं ना कहीं एंथैल्पी के टर्म्स को रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ पर मैं आपको लिख देता हूं कि जो हमारा C रिप्रेजेंट कर रहा है, C हमारा किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये आपको रिप्रेजेंट कर रहा है वेलोसिटी को। और जो आपका Z है वो Z आपको किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, हेड को, हाइट को। तो हेड बेसिकली लिखा जाता है। अब यहाँ पर उसी तरीके से जब एग्जिट करेगा तो ये आपको मिलेगा कितना, P2, ये आपको टेम्परेचर मिलेगा T2, ये आपको मिलेगा वॉल्यूम V2, ये आपको डेंसिटी मिलेगी ρ2, यहाँ पर आपको वेलोसिटी मिलेगा C2 और यहाँ पर आपको हेड मिलेगा Z2। क्लियर है यहाँ तक? अच्छा, जब यहां से आपका कोई मॉलिक्यूल आएगा तो इतनी एनर्जी लेके आएगा और फिर इतनी कुछ एनर्जी का इंट्रैक्शन होगा, फिर वहां से वो बाहर निकल जाएगा। तो हम लोग अपने ये मान लेते हैं कि जब ये फ्लूइड अपने साथ इतना एनर्जी लेके आएगा तो इसमें कहीं ना कहीं आपका क्या है, हीट भी इंटर करेगी और यहां से जब आपको मिलेगा तो ये सिस्टम आपको वर्क दे देगा। जरूरी नहीं है कि हर स्टडी फ्लो डिवाइस आपका वर्क देता है। इसके बारे में मैं अभी जस्ट इसके एप्लीकेशन पार्ट में आ रहा हूं तो आपको पूरी की पूरी पिक्चर क्लियर हो जाएगी। बट अभी मैंने एक ऐसा स्टडी फ्लो डिवाइस माना है जिसमें सब तरीके के एनर्जी का इंट्रैक्शन हो, ठीक है। अगर कोई डिवाइस उठा के अप्लाई करेंगे और जो एनर्जी का इंट्रैक्शन नहीं होगा उसको हम लोग सीधा सीधा क्या करेंगे, नेगलेक्ट मार देंगे, जीरो कंसीडर करेंगे। तो ये आपको कहानी क्लियर हुआ। तो ये हमारा स्टडी फ्लो पे स्टार्टिंग केस था जब हमने क्या किया हुआ है, पूरा डायग्राम के साथ इसके एनर्जी का हमने इंट्रैक्शन लिया हुआ है, ठीक है। अब हमको आगे क्या करना है, यहाँ पर सीधा सीधा ये कितनी एनर्जी आपकी इनलेट पे जा रही है और कितनी एनर्जी आपकी एग्जिट पे आ रही है। तो फॉर स्टडी फ्लो के लिए हम लोग बोल सकते हैं क्या कि एनर्जी एट एंटरिंग, ठीक है, जो आपकी एंटरिंग पे एनर्जी है दैट इज इक्वल टू एनर्जी एट एग्जिट, ठीक है। मतलब जो एंटरिंग पे आपकी एनर्जी है दैट इज इक्वल टू जो आपकी एग्जिट पे एनर्जी है। अब एंटरिंग पे आपको कौन कौन सी एनर्जी दिख रही है वो हमें देखना है। अच्छा, यहाँ पर आपका जो मॉलिक्यूल है वो अपने साथ कुछ इंटरनल एनर्जी भी लेके आएगा तो उसको हम लोग लिख लेते हैं U1 और यहाँ पर इंटरनल एनर्जी से एग्जिट करेगा तो उसको हम लोग क्या लिख लेते हैं, U2, ठीक है। तो सॉरी, तो इसमें देखिए आपका क्या होगा, ये जो हमको कंडीशन मिला हुआ है इसमें सबसे पहले अगर हम लोग बात करें तो क्या होगा, देखिए आपका जो मॉलिक्यूल है कुछ ना कुछ अपने इंटरनल एनर्जी के साथ आएगा तो U1 हमने लिख दिया। प्लस मैं आपको एक फ्लो वर्क होता है, फ्लो वर्क होता क्या चीज है कि कोई भी मॉलिक्यूल अगर किसी सिस्टम के अंदर इंटर कर रहा है या कोई भी मॉलिक्यूल किसी सिस्टम से बाहर जा रहा है तो उसको हम लोग बोलते हैं फ्लो वर्क। और अगर मैं फ्लो वर्क की बात करूं तो ये आपका क्या है, जैसे P1 है आपका फ्लो वर्क क्या होता है, हमारा PV होता है। तो जब इंटर करेगा तो P1 V1 होगा और जब एग्जिट करेगा तो क्या मिलेगा आपको, P2 V2। तो एंटरिंग पे जब जाओगे तो ये आपको मिला U1 प्लस आपको क्या मिलेगा, ये आपको मिलेगा P1 V1, ठीक है। प्लस जब आपका मॉलिक्यूल यहाँ से इंटर करेगा तो कहीं ना कहीं उसके पास कुछ काइनेटिक एनर्जी होगी। तो काइनेटिक एनर्जी होगी तो उसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, हाफ m। और ये आपकी वेलोसिटी क्या है, C1, तो ये हम लोग लिख सकते हैं क्या, C1 का स्क्वायर। क्लियर है। प्लस और अगर बात करोगे तो ये आपका हेड है, तो हेड आपको कितना मिल रहा है, मान लीजिए Z लिया है तो हेड के चलते इसके पास पोटेंशियल एनर्जी आएगी। तो यहाँ पर हम ये भी लिख सकते हैं क्या, हेड के कारण जो एनर्जी है डेट इज mg Z1। प्लस और कुछ इंटर हो रहा है क्या इसमें, मैंने क्या क्या एनर्जी हमने ले लिया है, एक हमने इंटरनल एनर्जी लिया है, प्लस हमने फ्लो वर्क लिया है, प्लस काइनेटिक एनर्जी लिया है, प्लस पोटेंशियल एनर्जी लिया है, ठीक है। प्लस हीट भी तो आपका इंटर हो रहा है, तो अगर हीट इंटर हो रहा है तो इसको हम लोग हीट का इंटरेक्शन है तो हम लोग क्या लिख लेते हैं, डेल क्यू। तो ये आपकी जो टोटल एंटरिंग वाली एनर्जी थी, मतलब ये पूरी की पूरी एनर्जी क्या है आपको एंट्री पे दिख रही है। अब मैं अगर एग्जिट पे बात करूं तो एग्जिट पे क्या होगा, इक्वल टू यहां लिख देते हैं, इक्वल टू एग्जिट पे एनर्जी क्या दिख रहा है, एक तो आपको दिखेगा U2 प्लस एग्जिट पे जो एनर्जी है वो आपको क्या दिख रहा है, आपको U2 दिख रहा है।
प्लस सेम आपका जो एनर्जी लेके आएगा, कुछ एनर्जी चेंज करने के बाद वो एग्जिट बाहर जाएगा, प्लस यहाँ पर क्या हो जाएगा, आपको मिलेगा P2V2 प्लस अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको क्या दिखेगा, हाफ m, ये आपको दिखेगा C2 का स्क्वायर प्लस ये आपको दिखेगा क्या, mgz2 और कुछ है क्या, प्लस ये आपको वर्क डन भी तो मिल रहा है, तो वर्क डन मिल रहा है तो यहाँ पर हम लोग क्या लिख लेते हैं, डेल ऑफ W। क्लियर है यहाँ तक? तो ये हमारे पास कुछ एनर्जी आई हुई है। अब देखिए यहाँ पर ये जो आपकी एनर्जी है, तो यहाँ पर कहीं ना कहीं एक एंथैल्पी वाला टर्म्स डिफाइन हो रहा है, और एंथैल्पी वाला टर्म्स आया ही इसलिए था क्योंकि U प्लस पीवी वाला टर्म्स बार बार आते थे और ये दिस इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी, तो इसको एक सिंगल टर्म्स पे रिप्लेस करने के लिए तो U प्लस पीवी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, U प्लस पीवी है, इसको हम लोग क्या लिखेंगे, H1 प्लस ये आपका एनर्जी आएगा कितना, हाफ m C1 का स्क्वायर प्लस ये आपको क्या मिलेगा, mgz1, ठीक है, प्लस ये आपको क्या मिलेगा, डेल ऑफ Q। क्लियर है? इक्वल टू, अब यहां पर देखिए क्या मिलेगा, U प्लस P2V2 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, दिस इज द H2 प्लस ये आपको क्या मिलेगा, ये आपको मिलेगा हाफ m C2 का स्क्वायर मिलेगा प्लस ये आपको मिलेगा mgz2 और प्लस ये आपको मिलेगा डेल ऑफ W। क्लियर है? अब ये कंडीशन आपको क्लियर है यहां तक? अब देखो क्या होगा, ये हम लोग क्या करते हैं, ये आपका देखो मास से मल्टीप्लाई हम लोग मास से डिवाइड कर देते हैं, तो जब आप मास से डिवाइड करेंगे तो स्पेसिफिक प्रॉपर्टी बन जाएगी, तो ये आपका बन जाएगा स्पेसिफिक एंथैल्पी H1 प्लस ये आपका बन जाएगा क्या, थोड़ा सा इधर लिखते हैं, ये हमारा बना H1 प्लस ये आपको बनेगा क्या, C1 का स्क्वायर बाई 2 प्लस ये आपको क्या मिलेगा, G ऑफ Z1 प्लस ये आप मास से डिवाइड करोगे तो क्या मिलेगा, डेल Q। ठीक है, इक्वल टू ये आपको मिलेगा तो ये आपको क्या मिलेगा, H2 प्लस ये आपको मिलेगा क्या मिलेगा, C2 का स्क्वायर बाई 2 प्लस ये आपको क्या मिलेगा, मैं थोड़ा यहाँ पर लिखता हूँ क्योंकि यहाँ कुछ कैलकुलेशन आपको देना है, H2 प्लस ये आपको क्या दिखेगा, दिस इज द C2 का स्क्वायर बाई 2 प्लस ये आपको मिलेगा G ऑफ Z2 प्लस ये डेल ऑफ Q है तो यहाँ पर आपको क्या दिखेगा, डेल ऑफ W। क्लियर है यहाँ तक? तो ये हमारा जो आया है, दिस इज द स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन। ये जो आपको इक्वेशन दिख रहा है, इसी इक्वेशन को बोला जाता है स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन, जो कि फर्स्ट लॉ से आया हुआ है, और ये आपका रिवर्सिबल हो या इरिवर्सिबल प्रोसेस हो, दोनों के लिए एप्लीकेबल है। बट इस चीज को आप न्यूमेरिकल वैल्यू में पुट करने से पहले इसकी यूनिट को जरूर चेक करना है, तो वो काम भी हम लोग पहले ही कर लेते हैं। आइए एक बार यूनिट चेक करते हैं। जो आपकी स्पेसिफिक एंथैल्पी है, इसको आप किस यूनिट में कंसीडर करना चाहेंगे? देखिए बेसिकली जो आपके स्टैंडर्डाइज यूनिट दी हुई होती है क्वेश्चन में, उसी फॉर्मेट में लेते हैं। तो ये आपका स्पेसिफिक यूनिट है, तो स्पेसिफिक है, तो स्पेसिफिक एंथैल्पी है, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको हम लोग लिख सकते हैं किलो जूल पर केजी। ठीक है, अच्छा अगर मैं इस मैटर पे बात करूं C1 स्क्वायर बाई 2 तो क्या हो जाएगा, ये जो आपको दिख रहा है यहाँ पर हमारा क्या वैल्यू मिलेगा, देखो C1 है दैट इज द वेलोसिटी, और वेलोसिटी है तो मीटर पर सेकेंड होता है, और ये आपका स्क्वायर है तो मीटर पर सेकंड, मीटर स्क्वायर बाई सेकंड स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर ये किलो जूल पर केजी है, ये मीटर स्क्वायर बाई सेकंड स्क्वायर है, इसका कुछ जुगाड़ लगाना पड़ेगा ताकि ये किलो जूल पर केजी में जाके कन्वर्ट हो जाए। तो इसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं यहाँ पर, तो एक काम करते हैं, यहाँ पर हम लोग क्या है, केजी का ऊपर नीचे आप मल्टीप्लाई कर दो, इससे क्या होगा, केजी उठा लो और 1 मीटर उठा लो, केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर आपको क्या मिलेगा, न्यूटन। ठीक है, और 1 मीटर यहाँ पर रह गया तो ये बनेगा मीटर, और डिवाइड बाई आपको क्या मिल जाएगा, केजी। देखो न्यूटन मीटर, देखो केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर दैट इज न्यूटन, 1 मीटर रह गया और आपका नीचे केजी रह गया। न्यूटन मीटर हमारा क्या होता है, जूल होता है, तो ये आपको बनेगा क्या, जूल पर केजी। ये जो आपको है ये आपको क्या दिख रहा है, ये आपको दिखेगा जूल पर केजी। क्लियर है यहाँ तक? अच्छा नेक्स्ट आगे बढ़िए, तो ये आपका किलो जूल पर केजी है, जूल पर केजी है, दिख रहा है फर्क क्या है। उसी तरीके से इसको एक बार चेक करो तो क्या आ रहा है, जी की यूनिट क्या होती है, जी की यूनिट होती है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इनटू जो आपका जेड है, जेड इज द हाइट। जब आप सॉल्व करोगे तो मीटर आएगा, तो ये आप सॉल्व करोगे तो ये आपको मिलेगा मीटर स्क्वायर बाई सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, और मीटर स्क्वायर बाई सेकेंड स्क्वायर जब आपको दिख रहा है तो फिर से सॉल्व करोगे तो ये फाइनली आपको यूनिट क्या दिख रही है, जूल पर केजी में, और ये अगेन किलो जूल पर केजी में है। हीट पे आएंगे तो हीट आपको जो दिखेगा वो डेफिनेटली आपको किस में दिखेगा, ये आपको दिखेगा किलो जूल पर केजी में। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट आगे बढ़िए, तो ये आपका H2 भी वही कहानी है, C2 आपका देख लिए, GZ1 भी,
और डेल डब्ल्यू जो है ये भी आपको जो यूनिट दिखेगा वो आपको किस में दिखेगा, ये आपको दिखेगा किलो जूल पर केजी में। तो यहां पर अगर आप देखेंगे तो यूनिट आपका क्या है, स्टैंडर्डाइज यूनिट में सभी कन्वर्ट नहीं है। यहां पर ये किलो जूल पर केजी H1, लेकिन सी और जो जीजेड वाला कहानी है, मतलब जो काइनेटिक और प्रेशर एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी वाला जो टर्म्स है वो आपका जूल पर केजी में है। यहाँ पे अगर आप बात करोगे डेल डब्ल्यू वाला तो आपका किलो जूल पर केजी में है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोगों को यूनिट को बैलेंस करना पड़ेगा। अब यूनिट को बैलेंस करने का मतलब ये है कि ये जूल पर केजी है तो या तो इसको जूल पर केजी में कन्वर्ट करो या इसको किलो जूल पर केजी में कन्वर्ट करो। तो सीधी सी बात ये है कि ये जो आपके स्टैंडर्डाइज यूनिट दिए हुए हैं, अगर आप किलो जूल को जूल में करोगे तो 1000 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इक्वेशन थोड़ी लेंदी हो जाएगी। और मैं आपको एक स्टैंडर्डाइज यूनिट में कन्वर्ट करने के देना चाह रहा हूं, तो एक काम करते हैं, ये जूल पर केजी वाली जो कहानी इसको हम लोग क्या करते हैं, किलो जूल पर केजी में कन्वर्ट कर देते हैं। तो फाइनली कन्वर्ट करने के बाद आपका जो इक्वेशन जनरेट होगा वो इक्वेशन आपको क्या बनेगा, तो ये आपको बनेगा क्या H1, तो ये हमने लिख दिया H1 प्लस ये आपको मिलेगा C1 स्क्वायर बाई 2, और ये जूल पर केजी है, इसको किलो जूल में जब कन्वर्ट करोगे तो आपको क्या मिलेगा, ये आपको मिलेगा क्या C1 स्क्वायर डिवाइड बाई 2000, ठीक है, प्लस अब 2000 करोगे तो किलो जूल पर केजी में आ गया। उसी तरीके से जो आपका GZ1 आ रहा है तो GZ1 डिवाइड बाई हम लोग क्या करेंगे, ये हम लोग करेंगे 1000 प्लस ये आपका डेल क्यू वाला जो टर्म्स आया हुआ है ये आपको क्या दिख रहा है, प्लस डेल क्यू। तो डेल क्यू तो एज इट इज रख दो, क्यों, क्योंकि आपका ऑलरेडी किलो जूल पर केजी में है। उसी तरीके से जब हम लोग आगे बढ़ेंगे तो यहां पर उसी तरीके से क्या हो जाएगा H2 प्लस ये आपको क्या दिखेगा, ये आपको दिखेगा C2 का स्क्वायर डिवाइड बाई 2000, ठीक है, प्लस ये आपको क्या दिखेगा GZ1, तो GZ1 डिवाइड बाई क्या दिखेगा 1000 प्लस ये आपको क्या दिखेगा डेल ऑफ W। क्लियर है यहां तक। तो ये आपका जो निकल कर आया दिस इज अगेन स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन। तो अगर आपको किसी एनालिसिस के लिए यूज करना है तो आप इस इक्वेशन को यूज करिए, और कैलकुलेशन पर्पस के लिए अगर हमको यूज करना है तो हम ये वाली इक्वेशन को यूज करेंगे। और ये जो हमने इक्वेशन निकाला हुआ है दिस इज अगेन बोल रहा हूं क्या, ये आपका है स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन, ठीक है। और स्टडी फ्लो है तो किसके लिए एप्लीकेबल होगा, ये आपका एप्लीकेबल होगा ओपन सिस्टम के लिए। कहां से निकल कर आया हुआ है, ये आपका निकल कर आया हुआ है कहां से, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से, ठीक है। और ये आपका इक्वेशन एप्लीकेबल होगा फॉर रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल प्रोसेस बोथ, रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल प्रोसेस, ये दोनों केस के लिए आपका क्या होगा, एप्लीकेबल होगा। तो ये कहानी क्लियर है यहां तक, ये चीजें आपको क्लियर हुई, तो इस चीज को ध्यान रखिएगा। ये आपसे एग्जाम्स में कई बार इस तरीके से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। तो अभी तक हमने जो देखा हुआ वो स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशंस देखा हुआ है। अब देखिए कि इस इक्वेशन को हम लोग कुछ डिवाइसेस पे अप्लाई करते हैं, जैसा कि बॉयलर, कंप्रेसर, टरबाइन, नोजल, डिफ्यूजर, थ्रोटलिंग वाल्व, और वहां पर अप्लाई करने के बाद देखते हैं कि हमारी चीजें क्या क्या दिक्कत आती है। तो यहां तक आपको क्लियर है। तो चलिए अब हम इसका एप्लीकेशन पार्ट देखते हैं कि ये आपका अप्लाई कहां कहां हो सकता है। तो पहला चीज आपको इक्वेशन तो याद हो गया होगा, ये जो हमारा इक्वेशन, ये इक्वेशन तो हमें याद हो गया होगा। तो पहले आप इसका एप्लीकेशन देखना चाहते हो तो ये कहां कहां अप्लाई होगा, इसके बाद हम लोग इसको अप्लाई करना सीखेंगे कि किस तरीके से अप्लाई करना है। तो अगर मैं एप्लीकेशन पे पर्टिकुलर बात करूं तो ये आपका कहां कहां अप्लाई हो सकता है। तो ये आपका अप्लाई हो सकता है कहां कहां, एक हो सकता है आपका नोजल, जितने भी आपके ओपन सिस्टम है सब में हम लोग एजम्पशन ये मानेंगे क्या कि वो हमारा स्टडी फ्लो है। क्यों, क्योंकि ये आपका इक्वेशन ही एप्लीकेबल तब होगा जब आपका कहानी क्या होगा, जब आपका फ्लो कैसा होगा, स्टडी फ्लो होगा, तभी ये चीज एप्लीकेबल होगा। तो नोजल हो गया, डिफ्यूजर हो गया, इसके अलावा आप देखोगे तो बॉयलर में आप लगाओगे, इसके अलावा आप देखोगे तो टरबाइन पे लगेगी ये चीजें, इसके अलावा आप देखोगे तो कंप्रेसर होता है हमारा, तो ये हमारा कंप्रेसर में भी एप्लीकेबल है। इसके अलावा आप देखोगे तो और आपको कहां दिख सकता है, थ्रोटलिंग वाल्व, और भी काफी सारे जितने भी आपके ओपन सिस्टम है, हीट एक्सचेंजर है, वहां ये सब आपके एप्लीकेशंस लगते हैं, वहां पर लगाएंगे। तो अभी हम लोग इस डिवाइसेस में, ज्यादातर डिवाइसेस ये पूछी जाती है, तो इस डिवाइस में हम लोग ये वाला जो हमने इक्वेशन निकाला है ये अप्लाई करेंगे। वो आपका न्यूमेरिकल पर्पस के लिए यूज होगा, तो वो हमको यूज करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। वो हमारा जब न्यूमेरिकल सॉल्व होगा तो डायरेक्ट यूनिट बैलेंस में उठा के रख देंगे। और अच्छा, मैं आपको एक चीज और बता देता हूं कि ये जो हमने यूनिट बैलेंस किया हुआ है इसमें कौन कौन से यूनिट स्टैंडर्डाइज में किस फॉर्मेट में दिया होगा जिसको उठा के रखना है, उस पे हम लोग देखते हैं। तो देखिए क्या होगा इसमें। तो इसमें आप स्टैंडर्डाइज यूनिट में देखोगे तो जो आपकी एंथैल्पी है दिस इज H,
चाहे वो H1 रहे चाहे आपका H2 रहे, वो आप किस यूनिट में रखोगे, किलो जूल पर केजी में। C इज द वेलोसिटी है तो इसको आप रखोगे मीटर पर सेकंड में। ऑलरेडी सब बाकी सब चीज बैलेंस कर लिया है। G की यूनिट रखोगे तो G की यूनिट आप किस में रखोगे, ये आप रखोगे मीटर पर सेकंड स्क्वायर में। और आप रखोगे Z इज द हेड, तो Z की यूनिट आप किस में रखोगे, मीटर में रखोगे। और अगर आप देखोगे तो डेल Q जो आप रखोगे तो ये आप किस में रखोगे, ये आपको मिलेगा किलो जूल पर केजी, ठीक है। और आपको जो रहेगा डेल W, तो डेल W इक्वल टू ये आपको क्या रहेगा, ये आपको मिलेगा किलो जूल पर केजी में। क्लियर है यहाँ तक? तो ये आपको स्टैंडर्डाइज यूनिट है जो आपको क्वेश्चन पे दिया रहेगा। अगर क्वेश्चन में बेसिकली देखिए इसी फॉर्मेट में दिया रहेगा तो आपको सीधा उठा के इस चीज को उठा के पुट कर देना है, ठीक है। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और इस चीजों में हम लोग क्या है अप्लाई करके देखते हैं कि हमारा स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन हमारा किस तरीके से इसमें अप्लाई होगा। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं नोजल की कहानी। तो क्या होता है नोजल, क्या होता है नोजल बताइए, नोजल से हम लोग क्या समझते हैं। देखिए नोजल को लेके भी कई लोग कंफ्यूज रहते हैं, तो सीधा सीधा आप एक चीज ध्यान रखिएगा कि जो हमारा नोजल होता है, नोजल का बेसिक फंक्शन होता है क्या, काइनेटिक एनर्जी को इंक्रीज करना। फर्स्ट हम लोग यहाँ पर एप्लीकेशन इसका देख लेते हैं नोजल का। और जो हमारा नोजल है, देखो सबसे पहला चीज जितने भी ये सब ओपन सिस्टम है और सब ओपन सिस्टम हम लोग क्या एजम्पशन लेके चल रहे हैं कि वो स्टडी फ्लो है, क्योंकि स्टडी फ्लो होगा तभी ये लगेगा। और हमारे सिलेबस में जितने भी एनालिसिस है सबके सब स्टडी फ्लो की ही एनालिसिस है, ठीक है। तो ये आपका जो नोजल है, तो नोजल हमारा बेसिक पर्पस क्या होता है, टू इंक्रीज काइनेटिक एनर्जी, टू इंक्रीज काइनेटिक एनर्जी। अब देखिए एक्चुअली होता क्या है, अगर आप शेप की बात करेंगे तो ऐसा ये डिफाइनाइट शेप जरूरी नहीं कि आपका इसी शेप में हो, ठीक है। जो आपका नोजल वो डिपेंड करता है कि इनकम्प्रेसिबल है कि कंप्रेसिबल फ्लो है। लेकिन अभी हम लोग ये मान के चल रहे हैं कि फ्लो हमारा मान लो अगर इनकम्प्रेसिबल होता है तो ये हमारा नोजल है जिसको हमने क्या है इंसुलेटेड किया हुआ है और यहाँ पर आपका फ्लो हो रहा है। तो ये आपका इनलेट फ्लो है और ये आपका एग्जिट फ्लो है। और ये जो हमारा इनलेट है तो बेसिकली नोजल के इनलेट पे होता क्या चीज है, ये मान लीजिए हमारा सेक्शन, ये हम लोग सेक्शन 1 ले लेते हैं और ये हमारा सेक्शन 2 ले लेते हैं। तो नोजल के जब इनलेट पे जाएंगे तो आपको क्या मिलेगा, यहाँ पर आपको मिलेगा प्रेशर एनर्जी। और ये जो हमारे पास प्रेशर एनर्जी है इसको हम कन्वर्ट कर देते हैं किसके अंदर, काइनेटिक एनर्जी के अंदर। मतलब नोजल के जो इनलेट पे आपको प्रेशर एनर्जी मिल रही है वो प्रेशर एनर्जी आपका किस में कन्वर्ट होगा, काइनेटिक एनर्जी में। अब समझते हैं चीजों को। तो अब हमको क्या है इसमें स्टडी फ्लो लगाना है। तो स्टडी फ्लो लगाना है तो देखिए लगाते हैं। तो आपको इक्वेशन तो याद हो गया होगा स्टडी फ्लो का। चलिए यहीं पर हम लोग लिखते हैं स्टडी फ्लो का इक्वेशन, यहाँ पर लिखते हैं, ज्यादा बेस्ट है। तो बताइए क्या होता है हमारे स्टडी फ्लो का एनर्जी इक्वेशन। ये हमारे पास था क्या, ये था हमारे पास H1 प्लस C1 का स्क्वायर बाई 2। अगेन 2000 वाला टर्म्स नहीं लिख रहा हूं क्योंकि न्यूमेरिकल नहीं है, ठीक है। प्लस GZ1 प्लस डेल ऑफ Q, यही आया था इक्वल टू, दूसरा साइड क्या था आपका H2 प्लस C2 का स्क्वायर बाई 2 प्लस GZ2 और प्लस यहाँ पर आया था डेल ऑफ W, यही आया हुआ था। अब आपको देखिए यहाँ पर क्या क्या कंडीशंस हमको दिख रहा है उसके बारे में बात करते हैं। देखिए क्या क्या टर्म्स है। पहला चीज एंथैल्पी, एंथैल्पी कभी भी जीरो नहीं हो सकती क्योंकि इसके अंदर फ्लो चल रहा है, ठीक है। और कोई भी आपका अगर एनर्जी, कोई भी अगर मास है तो डेफिनेटली इसके अंदर कोई मास अगर फ्लो हो रहा है तो इसके अंदर कुछ ना कुछ एनर्जी तो होगी ना। तो जब तक किसी फ्लूइड के पास एनर्जी है तब तक उसकी एंथैल्पी कभी भी जीरो नहीं हो सकती। मतलब H1 और H2 आप कोई भी कंडीशन के लिए देख लो, ये आपको जीरो कभी नहीं मिलेगा, ठीक है। आगे हम लोग बात करते हैं C1 और C2। C2 इज द वेलोसिटी है ना। तो ये आप देखिए, ये जो आपका नोजल है, नोजल के इनलेट पे आपको जो वेलोसिटी और एग्जिट पे वेलोसिटी देखेंगे तो इनलेट के जो नोजल का जो इनलेट है यहाँ पर वेलोसिटी हम लोग C1 ले रहे हैं और एग्जिट पे वेलोसिटी C2 ले रहे हैं। तो बेसिकली नोजल का बेसिक फंक्शन है काइनेटिक एनर्जी को इंक्रीज करना। काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज करना मतलब कहीं ना कहीं देखो जो वेलोसिटी है वो बहुत ज्यादा आपकी हाई होगी। तो यहाँ पर आप देखोगे तो जो C2 की वैल्यू है, C2 की वैल्यू मच हायर देन कंपेयर टू C1। मतलब यहाँ पर आपको कहीं ना कहीं जो वेलोसिटी, आपको एग्जांपल दे रहा हूँ 10 मीटर पर सेकंड है, तो ये जो है वेलोसिटी बढ़ा के करीब करीब 1000 मीटर पर सेकंड तक का इंक्रीज कर देता है, और भी इससे ज्यादा इंक्रीज कर देता है। डिपेंड करता है कि आपका पैसेज कैसा है और नोजल का आपका डिजाइन कैसा है, ठीक है। तो यहां पर आप देखोगे तो जो C1 की वैल्यू है दैट इज मच लेस देन कंपेयर टू C2। तो इतना लंबा इक्वेशन को यूज करने में थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है क्योंकि कैलकुलेशन बढ़ रहा है। तो हमारी यहाँ कोशिश ये है कि जो छोटी छोटी वैल्यू निकल कर आएगी ना उसको हम लोग नेग्लेक्ट मार देते हैं। उससे क्या होगा, हमारा कैलकुलेशन टाइम भी बचेगा और हमारा इक्वेशन भी क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। तो
तो यहां पर एक चीज समझ में आ गया क्या कि जो C1 है, C1 इज मच लेस देन कंपेयर टू C2, ये पहला चीज। दूसरा चीज अगर मैं बात करूं यहां पर नेक्स्ट आइए Z1 और Z2 को लेके, तो ये हमारा एक रेफरेंस प्लेन अगर होता है तो यहां से आपका ये Z1 है और यहां से आपका ये Z2 है, तो जो आपको हाइट दिख रहा है वो आपका Z1 और Z2 से आपको क्या दिखेगा। अगर मान लीजिए यहाँ का कोई मॉलिक्यूल उठ के यहाँ पर आता है तो डेफिनेटली Z1 और Z2 के बीच में डिफरेंस तो दिखेगा, लेकिन Z1 और Z2 के बीच का डिफरेंस बहुत कम हो जाएगा। दूसरा चीज अगर आप ये वैल्यू रखेंगे, वैल्यू रखने के बाद अगर आपको याद हो तो डिवाइड बाई 1000 है, था ना, यहाँ भी 1000 था, तो ये क्या करेगा उस वैल्यू को ऑलरेडी बहुत कम कर देगा। मतलब Z1 और जो Z2 है इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, और कम हो जाएगी। तो यहां पर आप देख सकते हो क्या दूसरा कंडीशन, Z1 इज ऑलमोस्ट इक्वल टू Z2। क्लियर है, मतलब जो Z1 है एंड Z2 है दैट इज द ऑलमोस्ट इक्वल टू। तो फाइनली आप इक्वेशंस पे देखोगे तो आपको क्या क्या दिखेगा, देखते हैं। पहला चीज तो आप देख लो ये H1, ये तो आपका एज इट इज है, प्लस ये अगर आप देखोगे तो C1 इज लेस देन C2 आपको दिख रहा है, तो ये आपको जो C1 है तो ये आप कहीं ना कहीं इस टर्म्स को जीरो ले सकते हैं। Z1 और Z2 की कहानी आपकी क्लियर हो चुकी है। यहां पर आपने नोजल को क्या माना हुआ है, इंसुलेटेड, मतलब कोई भी आपका हीट ट्रांसफर नहीं हो रहा है, तो डेल क्यू भी आपको क्या मिल गया, 0। अब हम लोग बात करते हैं वर्क डन। ये वर्क डन को लेके लोग बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते हैं कि हमारा कौन से डिवाइस पे वर्क डन आता है, कौन से डिवाइस पे वर्क डन नहीं आता है। सीधा सीधा आपको समझने के लिए एक बेस्ट तरीका बता रहा हूं। किसी भी डिवाइस के अंदर अगर कोई मूविंग पार्ट दिखता है, ठीक है, या रेसिप्रोकेटिंग पार्ट दिखता है तो उसके अंदर वर्क होगा, अदरवाइज नहीं होगा। क्या बोला, किसी भी डिवाइस के अंदर आपको कोई अगर मूविंग पार्ट दिखता है या रेसिप्रोकेटिंग पार्ट दिखता है तो उस डिवाइस के अंदर वर्क होगा, अदरवाइज वर्क नहीं होगा। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो क्या नोजल के अंदर आपको कोई मूविंग पार्ट दिख रहा है, जैसे ब्लेड घूम रहा है या शाफ्ट घूम रहा है या पिस्टन आपका मोशन है, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो डेफिनेटली यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये आपको कंडीशन क्या है, यहाँ वर्क डन 0 है। अब कुछ और एग्जांपल्स लेता हूँ। बॉयलर, बॉयलर के अंदर कोई मूविंग पार्ट्स होता है क्या, नहीं होता, तो बॉयलर के अंदर वर्क डन 0। डिफ्यूजर के अंदर कोई मूविंग पार्ट्स होता है, नहीं होता, वर्क डन 0। टरबाइन के अंदर मूविंग पार्ट्स होता है, बिल्कुल होता है, तो वहां पर आपको वर्क का इंट्रैक्शन मिलेगा। कंप्रेसर के अंदर मूविंग पार्ट्स होता है, डेफिनेटली होता है, तो वहां पर भी आपको वर्क का इंट्रैक्शन मिलेगा। तो यहां पे अगर हम लोग बात करें तो क्या होगा, ये तो आपका H1 है, ठीक है, और यहां तो ये पूरे टर्म्स खत्म ही है, इक्वल टू यहां पर आपको क्या क्या बच गया, H2 बच गया, प्लस ये आपको क्या मिलेगा, C2 स्क्वायर डिवाइड बाई 2। ठीक है, तो यहां से जब आप वेलोसिटी अगर निकालना चाहते हो C2, तो C2 इक्वल टू आपको क्या मिलेगा, ट्वाइस ऑफ, ये आपको मिल जाएगा H1 माइनस H2। ठीक है, और ये आपका C2 स्क्वायर था, तो यहां पर आपको क्या मिल जाएगा, ये आपको मिल जाएगा अंडर रूट। तो ये चीजें आपको क्लियर हुई। तो यहां पर जो हमको टर्म्स मिला हुआ है, दिस इज द C2, मतलब क्या, वेलोसिटी है आपका, जो C2 आपको आया हुआ है, ये C2 आपको वेलोसिटी है, दैट इज इक्वल टू अंडर रूट ट्वाइस ऑफ H1 माइनस H2। क्लियर है कहानी यहाँ तक, ये चीजें आपको क्लियर हुई। चलिए नेक्स्ट है, अच्छा ये चीज ध्यान रखिएगा कि ये जो C2 इज द वेलोसिटी है, तो मीटर पर सेकंड मत लिख दीजिएगा, क्योंकि यहाँ जब यूनिट को बैलेंस करेंगे तो H1 अगर आपको याद हो तो ये आपका जो C2 डिवाइड बाई 2000 आया था, तो यहाँ पर आपको क्या हो जाएगा, अगर आप इसको मीटर पर सेकंड के फॉर्म में लिखना चाहते हैं तो वो जरूरत तो नहीं है, बट आपको कंफ्यूजन से बचने के लिए बता दे रहा हूँ, 2000 होगा, H1 माइनस H2 होगा, तब आप इसके आगे लिख सकेंगे क्या, मीटर पर सेकंड। क्लियर है यहाँ तक। तो ये आपका क्या था, नोजल के लिए। दूसरा अगर हम लोग बात करते हैं तो दूसरा हम लोग क्या हो जाएगा हमारे पास, डेट इज द डिफ्यूजर। ये जो हमारा नोजल था, सेकंड अगर हम लोग बात करेंगे तो सेकंड हमारे पास क्या होता है, ये हमारे पास होता है डिफ्यूजर की कहानी। तो डिफ्यूजर में आपका क्या होगा, अब देखिए ये जो आपका नोजल था, तो डिफ्यूजर का बेसिक फंक्शन क्या होता है, जस्ट आपका नोजल का अपोजिट फंक्शन काम करता है। मतलब ये आपका क्या है, इस तरीके से इंसुलेटेड है, ठीक है, और यहाँ पर आपका फ्लूइड इंटर किया और ये आपका फ्लूइड आपका क्या करेगा, एग्जिट करेगा। अब यहाँ पर आप देखेंगे तो डिफ्यूजर का बेसिक फंक्शन क्या है, इसकी इनलेट पे आपको मिलती है काइनेटिक एनर्जी, और इस काइनेटिक एनर्जी को कन्वर्ट कर देता है किसमें, प्रेशर एनर्जी में। जस्ट मतलब नोजल का अपोजिट फंक्शन। नोजल क्या करता था, प्रेशर एनर्जी को काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट करता था, जो डिफ्यूजर है वो आपका काइनेटिक एनर्जी को प्रेशर एनर्जी में कन्वर्ट कर रहा है। ठीक है, तो इस केस में आप देखेंगे तो क्या होगा, अगेन मान लीजिए इनलेट पे सेक्शन हम लोग 1 ले लेते हैं और यहाँ एग्जिट पे सेक्शन हम लोग क्या ले लेते हैं, 2 ले लेते हैं। तो इस केस में आपको देखिए सीधा सीधा कंडीशन आपको क्या दिख रहा है,
फिर से आप जो H1 और H2 वाली कहानी दिख रही है तो वो आपको दिखेगा, तो ये हम लिख सकते हैं H1 प्लस C1 का स्क्वायर बाई 2 प्लस ये आपको दिख रहा है GZ1 प्लस ये आपको क्या दिख रहा है डेल ऑफ Q इक्वल टू ये आपको क्या दिखेगा H2 प्लस C2 का स्क्वायर बाई 2 प्लस GZ2 प्लस डेल ऑफ W। ठीक है, तो नोजल जो हमारा डिवाइस होता है, इट इज अ डिवाइस विच कन्वर्ट काइनेटिक एनर्जी इनटू प्रेशर एनर्जी। तो ये हमारा क्या है, स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन का फॉर्मेट आया हुआ है। अब देखिए इस केस में आपको क्या मिलेगा, अगेन देखोगे तो क्या क्या टर्म्स है। अगर मान लीजिए कि सपोज ये जो आपके इनलेट पे काइनेटिक एनर्जी अगर मैं C1 ले लेता हूं और एग्जिट पे वेलोसिटी C2 है, तो यहाँ इनलेट पे काइनेटिक एनर्जी तो अगेन C1 इज मच ग्रेटर देन कंपेयर टू C2। तो इस केस में अगर आप आओगे तो क्या होगा, C2 की वैल्यू आपकी बहुत कम हो जाएगी। तो यहाँ पे आप देखोगे तो ये जो आपका C2 है, C2 आपको क्या हो जाएगा 0। क्लियर है यहाँ तक। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं क्या GZ1 की कहानी। तो अगेन Z1 और Z2 क्या है, रेफरेंस प्लेन से हम लोग सेम कंसीडर करेंगे। तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा Z1 इज ग्रेटर देन Z1 और Z2 ऑलमोस्ट आपका इक्वल हो गया। और सेकंड चीज आप देखोगे यहाँ पर, तो क्या इससे वर्क डन हमें मिल रहा है क्या, अगेन कोई मूविंग पार्ट्स नहीं है तो इससे आपको कोई भी वर्क डन नहीं मिलने वाला है। तो ये आपका वर्क डन इसमें क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। और इंसुलेटेड है तो आपका हीट ट्रांसफर भी क्या हो गया 0 हो गया। तो फाइनली आप देखेंगे Z1 और Z2 सेम है, तो Z1 और Z2 भी आपका क्या है ऑलमोस्ट सेम हो गया। तो फाइनली आप देखोगे तो आपके पास क्या इक्वेशन रह गया यहाँ पर, ये आपको मिल गया H1 प्लस C1 का स्क्वायर बाई 2 डेट इज इक्वल टू H2। आप एक्सप्रेशन देना है तो यहां तक ले जाके भी छोड़ सकते हो, और C1 स्क्वायर बाई 2 इक्वल टू आप यहां तक भी ले जाके छोड़ सकते हो H2 माइनस H1। और अगर आपको फाइनली C1 की वैल्यू निकालनी है तो ट्वाइस ऑफ आपको क्या मिलेगा, ये आपको मिलेगा H2 माइनस H1। ठीक है, दिस इज इन अंडर रूट। तो ये आपको अगेन मीटर पर सेकंड मत लिख दीजिएगा क्योंकि 2000 करना पड़ेगा वो। ठीक है, तो यहाँ C2 जो है H1 माइनस H2 से आया, यहाँ C1 जो है आपका H2 माइनस H1 से आया हुआ है। तो ये आपका जो था ये हमने बात किया है नोजल और डिफ्यूजर को लेके। तो ये आपने एप्लीकेशन जो है ये स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशंस को अप्लाई करने का तरीका आपने देखा कि हमने नोजल में किस तरीके से अप्लाई किया है और डिफ्यूजर में किस तरीके से अप्लाई किया है। ध्यान रखना ये जो नेग्लेक्ट करना है इसमें लोग ज्यादा कंफ्यूजन होते हैं। नेग्लेक्ट उसी चीज को करना है जिस चीज की वैल्यू बहुत कम है, उस चीज को नहीं कर देना है कि जो हमारा यूज के लिए है। जैसे किसी डिवाइस में आपको वेलोसिटी को नेग्लेक्ट करना हो तो ऐसा ना हो कि नोजल में उठा के हम लोग वेलोसिटी को ही नेग्लेक्ट कर दिए। भैया हमने नोजल लगाया हुआ है ताकि हमें वेलोसिटी ज्यादा मिले, और आप बोल रहे हो कि मैं वेलोसिटी को ही नेग्लेक्ट मार दूंगा, तो नोजल लगाने का मतलब क्या होगा। क्लियर है यहाँ तक। तो एक एग्जांपल आपका बॉयलर का है, बॉयलर के भी हम लोग देख लेते हैं कि बॉयलर के केसेस में क्या होगा। चलिए बॉयलर के लिए यहाँ पर आ जाएगा, तो यहाँ पर हम लोग बॉयलर्स के लिए बात कर लेते हैं। ये मैं थर्ड पॉइंट ले रहा हूँ आपका, जो थर्ड आपका डिवाइसेस है दैट इज द बॉयलर। इस बॉयलर के लिए अगर आप देखोगे तो देखो बॉयलर क्या होता है, बॉयलर आपको कुछ इस तरीके का चैम्बर है, क्लोज है कि ओपन सिस्टम है। ध्यान रखना ओपन सिस्टम है तभी ये लग रहा है, क्लोज नहीं है। ठीक है, बॉयलर को कई लोग क्या है कंफ्यूजन में रहते हैं और क्लोज सिस्टम बोलते हैं। क्लोज कहां से होगा, यहां से आपका इंटर करेगा वाटर, वाटर इंटर करने के बाद स्टीम बन के बाहर निकल रहा है, तो मास का तो आना जाना लगा हुआ है ना। ये आप देखोगे तो मास का तो आना जाना आपको दिख ही रहा है। तो ये जो आपको कंडीशन दिख रहा है ये आपको बॉयलर के लिए दिख रहा है, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर एक्चुअली होता क्या, ये जो आपका बॉयलर है, इस बॉयलर के अंदर अब कितना आपका एनर्जी का इंट्रैक्शन हो रहा है और किस तरीके से हो रहा है, इस चीजों को देखना है। अगर इसमें मुझे स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन अप्लाई करना है तो फिर से मैं यही इक्वेशन लिखता हूँ। क्या ये मैं लिखा H1 प्लस C1 का स्क्वायर बाई 2 प्लस GZ1 प्लस डेल ऑफ Q। ये लेफ्ट हैंड साइड क्या है, राइट हैंड साइड का आपको क्या मिलेगा, एग्जिट पे H2 प्लस C2 का स्क्वायर बाई 2 प्लस आपको मिलेगा GZ2 प्लस ये आपको क्या मिलेगा डेल ऑफ W। यही चीज मिलेगा ना। अब आपको करना क्या है, देखिए यहाँ पर ये जो आपको कंडीशन मिला हुआ है इस कंडीशन पे हमको बात करनी है। तो यहाँ पर सबसे पहला देखिए H1 और H2 पहले ही बोला कोई भी फ्लूइड है तो टोटल एनर्जी उसकी एंथैल्पी होती है, वो नेग्लेक्ट नहीं होगा। बात करते हैं C1 और C2 के साथ। देखो ये आपकी C1 की वेलोसिटी और ये आपकी C2 की वेलोसिटी, जो C1 और C2 के बीच की वेलोसिटी का जो डिफरेंस आएगा ये आपको बहुत कम मिलने वाला है, क्योंकि ऑलरेडी डिवाइड बाई ये 2000 भी होगा। 2 है तो डिवाइड बाई क्या होगा 1000 और करना पड़ेगा, तो ये आपका डिफरेंस बहुत कम होगा। तो यहाँ पर हम लोग ये मान सकते हैं क्या कि C1 इज ऑलमोस्ट इक्वल टू C2। क्लियर है, तो C1 और C2 की कहानी खत्म।
रेफरेंस प्लेन से आप देखोगे Z1 और Z2 की हाइट तो डेफिनेटली आपको डिफरेंस दिखेगा, लेकिन यहां पर हम लोग ये मान के चल रहे हैं क्या कि जो Z1 और Z2 दिस इज द अगेन ऑलमोस्ट इक्वल टू, क्योंकि बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है। जब आप इसको न्यूमेरिकल क्वेश्चन में ले जाओगे ना, जब सॉल्व करोगे तो आपको ओवरऑल जब वैल्यू मिलेगी ओवरऑल तो आपको मिलेगा 1000, 2000, 2200, 2500, और उसके रेस्पेक्ट में जब आप ये सब की वैल्यू निकालोगे तो 2, 4, 5 यूनिट ऐसा दिखेगा आपको। इसीलिए सब चीजों को नेग्लेक्ट करना जरूरी है। तो Z1 इक्वल टू Z2 है, तो Z1 और Z2 का भी कहानी समाप्त हो गया। नेक्स्ट बात करते हैं डेल क्यू, हीट ट्रांसफर जीरो कर दें। अगर आप बॉयलर के अंदर हीट ट्रांसफर ही जीरो कर दोगे तो बॉयलर लगाए काहे के लिए हो? बॉयलर लगा इसलिए ना ताकि वो हीट ट्रांसफर करे, ताकि आपका वाटर जो है वो किस में स्टीम में कन्वर्ट हो पाए। तो यहाँ पर गलती से भी आप हीट ट्रांसफर मत कर देना। ऐसा नहीं कि यहाँ पर हमने नोजल और डिफ्यूजर में हीट ट्रांसफर जीरो किया है तो जोर जोश में आके हमने यहाँ भी हीट ट्रांसफर को जीरो कर दिया, वो काम नहीं करना है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं वर्क ट्रांसफर। वर्क ट्रांसफर आपको क्या मिलेगा यहाँ पर? तो अगर मैं बॉयलर के अंदर देखूं तो बॉयलर के अंदर क्या कोई मूविंग पार्ट्स है? कई लोग वर्क ट्रांसफर कंसिडर कर लेते हैं। ध्यान रखना, बॉयलर के अंदर कोई आपके मूविंग पार्ट्स नहीं है, इस पे कोई भी आपका वर्क का इंटरेक्शन नहीं हो रहा है, तो यहाँ पर वर्क ट्रांसफर आपको क्या मिलेगा? जीरो। तो अब देखिए आपको क्या क्या चीजें यहाँ पर दिखी। तो एक आपका दिखा H1 प्लस ये आपको क्या दिखा? डेल क्यू, H1 प्लस डेल क्यू, और ये आपको क्या दिखा? ये आपको दिखा H2। तो जब आप डेल क्यू निकालोगे तो डेल क्यू इक्वल टू आपको क्या हो जाएगा? ये आपको मिलेगा H2 माइनस H1, ठीक है। और इसकी यूनिट आपको क्या आएगी? किलो जूल पर केजी। क्लियर है यहाँ तक? तो ये आपको जो मिला हुआ है ये आपको मिला है हीट ट्रांसफर, जो कि आपका किसके लिए आया हुआ है? बॉयलर के लिए, ठीक है। अब देखो नोजल और डिफ्यूजर के अंदर हीट ट्रांसफर होता ही नहीं था, इसलिए हमने वहां पर हीट ट्रांसफर जीरो कंसिडर कर लिया था एडियाबैटिकली प्रोसेस लेके, लेकिन यहाँ पर वो काम नहीं करना है। अच्छा, किलो जूल पर केजी, क्योंकि H1 जो आपका क्या ऑलरेडी किलो जूल पर केजी में यूनिट आ रहा है, तो ये आपको मिल गया बॉयलर का। आगे चलिए हम लोग बात करते हैं टरबाइन और कंप्रेसर और थ्रोटलिंग, ये तीनों आपके ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आइए हम लोग बात करते हैं एक बार। तो बात कर रहे हैं टरबाइन को लेके आप, तो क्या होता है टरबाइन के साथ? टरबाइन काहे के लिए बना हुआ है, क्या काम करता है टरबाइन? टरबाइन के अंदर अगर आप देखोगे तो उसके अंदर शाफ्ट होता है जिससे आपके ब्लेड अटैच होते हैं, और जो ब्लेड अटैच होता है तो शाफ्ट आपका रोटेट करता है, जिससे आपको टरबाइन से क्या होता है? आपको वर्क आउटपुट मिलता है। तो यहाँ पे अगर आप बात करोगे तो आपको क्या दिखेंगी चीजें? यहाँ पे अगर हम लोग बात करें तो हमको क्या दिखेगा? तो चलिए नेक्स्ट हम लोग फोर्थ पॉइंट पे पहले बात करते हैं, और फोर्थ हमारा जो पॉइंट है दैट इज द टरबाइन, ठीक है। तो इस टरबाइन में अगर हम लोग बात करेंगे तो हमको क्या चीजें दिखेगी? ये आपका टरबाइन है, टरबाइन इज बेसिकली एक्सपांशन डिवाइस। तो ये आपका एक्सपांशन डिवाइस है, इसमें आपके शाफ्ट कनेक्टेड है, और यहाँ पे क्या है? इस तरीके से आपको ब्लेड लगा हुआ है, ठीक है। तो ये जो आपका टरबाइन है इसमें आपका क्या है? ब्लेड अटैच है। अब क्या है कि ये जो शाफ्ट है, शाफ्ट आपका घूमता है, और ये टरबाइन पे हमने कुछ एजम्पशन लेना पड़ेगा। पहला एजम्पशन मैं पहले भी इसके बारे में बात कर चुका हूँ, ठीक है। एजम्पशन में अगर आप देखेंगे तो क्या क्या है? पहला, ये आपका फ्लो शुड बी स्टडी फ्लो, ठीक है। मतलब इसके अंदर जो भी आपका फ्लो होगा वो कैसा होना चाहिए? वो आपका होना चाहिए स्टडी फ्लो, ये आपका पहला कंडीशन है। दूसरा अगर आप बोलोगे तो जो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी है, तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी आपका क्या हो जाएगा? जीरो। तीसरा अगर आप कंडीशन देखोगे चेंज इन प्रेशर एनर्जी, तो चेंज इन नॉट प्रेशर पोटेंशियल एनर्जी भी आपको क्या दिखेगा? जीरो, ठीक है। और जो नेक्स्ट पॉइंट है दिस इज कॉल्ड, ये आपका नेक्स्ट है जो दैट इज द परफेक्टली इंसुलेटेड, ठीक है। ये आपका जो नेक्स्ट दिख रहा है ये आपको क्या दिखेगा? परफेक्टली इंसुलेटेड। क्लियर है यहाँ तक? तो चलिए अब हम लोग बात करते हैं इस कंडीशन में। तो टरबाइन को लेके आपको क्या क्या चीजें दिख रही है? जो हमारा टरबाइन है उस टरबाइन में हमको क्या क्या चीजें दिखेंगी? तो देखिए क्या होगा। सबसे पहला तो हम लोग बात कर रहे हैं टरबाइन में, तो ये आपका हो जाएगा H1 प्लस C1 का स्क्वायर बाई 2 प्लस ये आपको मिलेगा GZ1 प्लस डेल ऑफ Q, ठीक है। दिस इज द एंट्रेंस पे है। एग्जिट पे आपको क्या क्या दिखेगा? ये आपको दिखेगा H2 प्लस C2 का स्क्वायर बाई हो जाएगा 2 प्लस GZ2 प्लस डेल ऑफ W। क्लियर है यहाँ तक? अब आपको क्या करना है? ये जो आपको चीजें दी हुई है इसमें आपको अप्लाई करना है। तो सबसे पहला चीज देखो टरबाइन। टरबाइन के अंदर अगर हम लोग बात करें तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी और चेंज इन आपको पोटेंशियल एनर्जी जीरो मिल गया है, तो ये अच्छी बात है। मतलब यहाँ पर आप बोल सकते हो क्या कि अगर आपने ये लिखा है चेंज इन काइनेटिक एनर्जी जीरो है एंड चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी जीरो है, तो यहाँ पे आप देखोगे तो आपको क्या चीजें दिख जाएगी?
ये आपका टर्म्स जो जीरो है C1 स्क्वायर C2 ये जीरो हो जाएगा, GZ1 और GZ2 ये भी आपकी कहानी खत्म। क्लियर है। अब देखिए यहाँ पर ये हमने टरबाइन को क्या है परफेक्टली इंसुलेटेड माना है, मतलब ये आपका एडियाबेटिकली है, तो यहाँ पर आप देखोगे तो हीट ट्रांसफर भी जीरो हो जाएगा। अच्छा, टरबाइन में क्या वर्क ट्रांसफर भी जीरो कर दूं? अगर आप वर्क ट्रांसफर जीरो कर दोगे तो टरबाइन का यूज क्या रह जाएगा? ठीक है, तो इस चीज को ध्यान रखिएगा कि जो हमारा टरबाइन है, टरबाइन से हमें वर्क मिलता है, और यहां पर अगर हमें वर्क मिल रहा है तो फाइनली मैं लिख सकता हूं क्या, H1 इक्वल टू फाइनली हमारे पास क्या बचा है H2 प्लस ये आपको क्या बचा है डेल ऑफ W। तो डेल ऑफ W अगर आप निकालोगे तो आपको क्या मिलेगा H1 माइनस H2। कहानी क्लियर है? यहां तक यूनिट लिखना चाहते हो तो किलो जूल पर केजी। तो ये आपका है टरबाइन का। ठीक है, उसी तरीके से नेक्स्ट हमारा है कंप्रेसर। तो अगर मैं कंप्रेसर को लेके बात करूं तो कंप्रेसर आपका क्या होता है, व्हाट इज द बेसिक फंक्शन ऑफ द कंप्रेसर? कंप्रेसर ऐसा डिवाइस है जो एटमॉस्फेरिक एयर को लेता है, उस एयर को कंप्रेस करेगा और हाई प्रेशर से डिस्चार्ज करेगा। ठीक है, जैसे आपका ब्लोअर हो गया या आप हेयर ड्रायर यूज करते हो, क्या करता है, आप जब स्विच ऑन करते हो तो अंदर शाफ्ट घूमता है, तो बाहर की एयर को शक करेगा और हाई प्रेशर से वो आपको डिस्चार्ज करेगा। तो ये आपका जो है कंप्रेसर में कुछ इस तरीके का शेप रहेगा। तो ये हमारा एक इधर यहाँ हमने शाफ्ट अटैच कर दिया है, शाफ्ट से हमारा ब्लेड अटैच है, और ये हमारा कंप्रेसर है कुछ। और यहाँ पे अगर हम लोग बात करेंगे तो अगेन इसमें आपको क्या क्या चीजें दिखेंगे स्टडी फ्लो के लिए, तो ये आपको दिखेगा H1 प्लस ये आपको दिखेगा C1 स्क्वायर बाई 2 प्लस ये आपको दिखेगा GZ1 प्लस ये आपको दिखेगा डेल ऑफ Q इक्वल टू, नेक्स्ट अगर आप देखोगे तो ये आपको क्या दिखेगा H2 प्लस C2 का स्क्वायर बाई 2 प्लस GZ2 प्लस डेल ऑफ W। ठीक है, अब इसमें हमको अप्लाई करना है, तो फिर से आपका एजम्पशन सेम एज टरबाइन, जो कंप्रेसर का एजम्पशन है बिल्कुल टरबाइन की तरह ही है। तो यहाँ पे अगर आप बात करोगे तो आपको क्या दिखेगा, फिर से आप देखिए यहाँ पर आपको काइनेटिक एनर्जी, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी जीरो। ध्यान रखना मैं यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी जीरो नहीं कर रहा हूँ, काइनेटिक एनर्जी जीरो कर दोगे टरबाइन में कंप्रेसर में तो फ्लूइड का तो आना ही जाना बंद हो जाएगा। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा कि मैं यहाँ पर ये काइनेटिक एनर्जी को जीरो नहीं कर रहा हूं, मैं चेंज इन काइनेटिक एनर्जी और चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी को मैं जीरो कर रहा हूं। ठीक है, तो ये आपके टर्म्स हो गए जीरो। तो यहां से आपका C1 और C2 कहानी खत्म है, Z1 और Z2 का कहानी खत्म है, और आपका कंप्रेसर है तो ये भी आपका इंसुलेटेड है, तो ये भी आपके जीरो। अब एक चीज ध्यान दीजिएगा कि जब भी हमें कोई सिस्टम से वर्क मिलता है तो हम उसको पॉजिटिव लेते हैं, और किसी भी सिस्टम पे वर्क करना पड़ता है तो उसको हम लोग निगेटिव लेते हैं। और अगर मैं कंप्रेसर के अंदर बात करूं तो कंप्रेसर पे आप वर्क देते हो तभी तो क्या करता है, शाफ्ट घूमता है, और शाफ्ट घूमता है तो यहां से क्या करेगा, एयर लेके फाइनली हाई प्रेशर पे डिस्चार्ज करेगा। तो यहां पर हम लोग वर्क डन मिल रहा था, दैट्स व्हाई वी आर टेकन द वर्क डन इज पॉजिटिव, बट इन केस ऑफ कंप्रेसर वर्क डन ऑन द सिस्टम, दैट्स व्हाई फॉर वर्क डन वी हैव टू टेक निगेटिव। तो यहां पर आपको क्या लेना पड़ेगा, ये अगर आप देखोगे तो फाइनली आप यहां पर ये आपको दिखा H1 H1 इक्वल टू ये आपको क्या दिखेगा, ये आपको दिखेगा H2, और यहां पर आपको क्या दिखेगा, ये डेल ऑफ W, दैट इज निगेटिव साइन, क्योंकि वर्क डन ऑन द सिस्टम है। तो जब आप वर्क डन निकालोगे तो ये इधर ट्रांसफर होगा, तो ये आपको मिलेगा क्या, ये आपको मिलेगा H2 माइनस H1। ठीक है, पहला चीज, अगर आप वर्क डन को निगेटिव नहीं कंसीडर करोगे तो आपको वैल्यू क्या मिलेगा, H1 माइनस H2, और जब आप उसकी वैल्यू रखोगे तो डेफिनेटली वो वैल्यू आपको क्या आएगी, निगेटिव आएगी। ठीक है, तो निगेटिव ये शो करेगा कि हमारा जो वर्क डन है वो ऑन द सिस्टम चल रहा है। क्लियर है, तो ये जो हमारा निकल कर आया हुआ है दिस इज फॉर कंप्रेसर, तो ये आपका कंप्रेसर के लिए आया हुआ है, दैट इज द वर्क डन। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट अब हम लोग आगे बात करते हैं थ्रोटलिंग को लेके। थ्रोटलिंग हमारा जो डिवाइस होता है, थ्रोटलिंग जानते हैं क्या होता है, थ्रोटलिंग आपको पता है। ओरिफिस आप जानते हैं क्या, जहां से आपका कोई फ्लूइड फ्लो होता है तो उसको सडनली रेस्ट्रिक्टेड पैसेज होता है, जो पार्शियली रेस्ट्रिक्ट होता है, कुछ नहीं है। आप बाथरूम में नल यूज करते हो, बेसिन वगैरह में कहीं भी नल यूज करते हो, उस नल की टोटी को आप थोड़ा सा ओपन करिए, उसमें से कुछ क्या है बूंद बूंद करके पानी गिरेगा, और थोड़ा सा ओपन करोगे तो क्या है, फ्लो होने के लिए अगर आप फुल्ली ओपन करोगे तो क्या है, पूरा फुल्ली पैसेज से फ्लो होगा। लेकिन हमको फुल्ली फ्लो नहीं कराना है, उसको पार्शियली रेस्ट्रिक्ट करना है, मतलब रोकना है उसको। ठीक है, और कुछ पार्ट कोई फ्लो होने देंगे, दैट इज कॉल्ड थ्रोटलिंग। ठीक है, तो ये हमारा नेक्स्ट है, दैट इज द थ्रोटलिंग। और इस अगर मैं थ्रोटलिंग की अगर मैं बात करूं तो इस थ्रोटलिंग के अंदर आपका क्या होगा, ये जो हमारा थ्रोटलिंग प्रोसेस है इसमें अगर देखें तो हमको क्या क्या कंडीशन दिखने वाले हैं,
तो ये जो हमारा थ्रोटलिंग है, तो देखिए सीधी सी बात है, इसके एग्जांपल्स आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। एक हमारा यहाँ लिख सकते हो ओरिफिस का जो है, और पार्शियली ओपन वॉल्व है वो भी आपका यूज होता है। तो ओरिफिस के अंदर जो होता है आपका एजम्पशंस अगर में देखा जाए, ठीक है, या आप कैरेक्टरिस्टिक्स भी लिख सकते हो, एजम्पशन नहीं, इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स अगर आप देखेंगे तो वो आपको दिखेगा। तो कैरेक्टरिस्टिक्स में आपको क्या क्या चीजें दिखेंगी देखते हैं। तो सबसे पहला देखो, मान लीजिए एक ओरिफिस का डिजाइन लेते हैं और ये आपका ओरिफिस है, कुछ इस तरीके का होता है। यहां पर मान लीजिए कि आपका पैसेज का फ्लो हो रहा है, तो ये बताओ कि मान लो उधर अंदर साइड से फ्लो बाहर की तरफ आ रहा है, तो पूरा का पूरा पाइप में फ्लो आया और जब आपने इसको उठा के लगाया तो आपको कुछ इस तरीके का पैसेज दिखेगा ना। ये पाइप का ये जो आपका ओरिफिस है, इसको उठा के आपने ऐसे लगाया हुआ और यहाँ पर एक छोटा सा होल है, तो यहाँ पर तो आपका पूरा का पूरा फ्लो जाएगा, लेकिन जब यहाँ से बाहर निकलेगा तो आपको कुछ इस तरीके का फ्लो मिलेगा। तो हो गया पार्शियली रेस्ट्रिक्टेड फ्लो। इस टाइप का जो फ्लो है जिसको हम लोग ओरिफिस बोलते हैं। तो यहाँ पर हम लोग क्या है, इसमें भी आपको स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन लगता है, तो हमने लगा दिया क्या, H1 प्लस C1 का स्क्वायर बाई 2 प्लस ये आपको क्या मिलेगा GZ1 प्लस ये आपको क्या मिला डेल ऑफ Q इक्वल टू। जब आप आगे बढ़ेंगे तो आपको और क्या कंडीशंस दिखेगा, यहाँ पे आपको दिखेगा, ये आपको दिखेगा H2 प्लस ये आपको दिखेगा क्या C2 स्क्वायर बाई 2 प्लस ये आपको दिखेगा GZ2 प्लस ये आपको क्या दिखेगा डेल ऑफ W। क्लियर है। तो यहाँ पर जब आप इसको आगे बढ़ाएंगे तो आपको चीजें क्या दिखेंगी। तो देखिए सबसे पहला चीज, ये जो आपका प्रोसेस है बहुत शॉर्ट टाइम के लिए होता है, तो यहाँ से आपको हीट ट्रांसफर नहीं होगा। दूसरा चीज, ये प्लेट है, यहाँ से कोई मूवमेंट नहीं है, तो इसमें आपको वर्क डन भी नहीं मिलेगा। तो कैरेक्टरिस्टिक्स में अगर आप बात करेंगे थ्रोटलिंग को लेके, तो यहाँ पर आपको हीट ट्रांसफर भी 0 मिल रहा है और वर्क ट्रांसफर भी 0 मिल रहा है, ठीक है। दूसरा चीज अगर बात करेंगे, काइनेटिक एनर्जी तो है, लेकिन चेंज इन काइनेटिक एनर्जी बात करोगे तो वो भी आपको मिलेगा 0, और चेंज इन प्रेशर एनर्जी बोलोगे तो वो भी आपको मिलेगा 0। तो फाइनली अगर आप देखेंगे यहाँ पर, तो नॉट प्रेशर एनर्जी, दिस इज द पोटेंशियल एनर्जी। प्रेशर डिफरेंस के कारण तो फ्लो होगा वो, और यहाँ पर प्रेशर अगर आप बात करोगे तो प्रेशर ड्रॉप होता है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर देखेंगे तो देखो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी खत्म, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी कहानी खत्म, हीट ट्रांसफर भी 0 है और हमारा वर्क ट्रांसफर भी 0 है। तो फाइनली अगर आप देखोगे तो यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, यहाँ पर आपको सीधा सीधा दिख रहा है H1 इक्वल टू H2। कहानी समझ में आया, H1 इक्वल टू H2। और ये जो H1 इक्वल टू H2 है, तो ये हमारा प्रोसेस है, कौन सा प्रोसेस हुआ, दिस इज द थ्रोटलिंग प्रोसेस। ये आपका क्या है, आइजेंथैल्पिक प्रोसेस होता है, एंथैल्पी कांस्टेंट है ना। तो इस तरीके के प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, आइजेंथैल्पिक प्रोसेस, ठीक है। और थ्रोटलिंग में कई बार आपसे एग्जाम से पूछा हुआ है कि थ्रोटलिंग में आपका कौन सा प्रोसेस होता है, तो ये आपका कौन सा होगा, आइजेंथैल्पिक प्रोसेस। क्लियर है। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में हमने, वीडियो हालांकि थोड़ा सा लेंथी जरूर हुआ है, लेकिन यहाँ पर हमने काफी कुछ चीजें कवर की है। पहला हमने स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन, पहले हमने स्टडी फ्लो देखा है, उसके बाद हमने स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशंस के डेरिवेशंस देखे हैं, उसके बाद जो इक्वेशन निकल कर आया है उसको कहाँ पर अप्लाई करना है और किस तरीके से अप्लाई करना है, उस चीजों को भी हमने देखा है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। फ्रेंड्स इस वीडियो को लाइक करिए, ज्यादा से ज्यादा फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और बेल नोटिफिकेशन जरूर प्रेस करिएगा, जिससे जो भी लेटेस्ट वीडियो अभी आ रहे हैं और जो भी आपके वीडियोस अपलोड हो रहे हैं वो आप तक पहले पहुंचे। और फ्रेंड्स हमारा टेलीग्राम चैनल भी है जिसको आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में और फर्स्ट कमेंट बॉक्स पे मिल जाएगा। तो ठीक है फ्रेंड्स, तैयारी करते रहिए। विश यू ऑल द बेस्ट।